स्क्रीन सभी को शो हो रही है? हाँ जी सर। ऑल क्लियर Yes, sir. स्क्रीन बिल्कुल? यस सर, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारी करंट अफेयर की ये 14th क्लास है और हम भी देखते हैं कितनी क्लासेस में कवर करते हैं करंट अफेयर। टारगेट रहेगा अगर हम 100 क्लासेस करंट अफेयर की कर देते हैं तो ऑलमोस्ट करंट हमारा विद स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो आज हम 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या स्टैटिक फैक्ट जो न्यूज़ में थे उनको कवर करेंगे। और इसमें हमारा जो कोर टारगेट है वो रिवीजन की तरफ है और साथ के साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में भी शेयर करता रहता हूँ जो हमने शुरू किए 30 क्वेश्चंस की, और उनको अटैम्प्ट करके जो है वो ग्रुप में शेयर करा करो अपने आंसर्स, तभी मैं नेक्स्ट डे के जो है वो क्वेश्चन शेयर करूँगा। क्योंकि आप लोगों की साइड से भी मुझे उतनी सपोर्ट चाहिए जितने साइड से जो है वो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और मैं एक दिन पहले वीडियो शेयर कर देता हूँ, देन आपके पास पूरा दिन होता है। तो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके ऐसा रहेगा कि हम ना सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं। सुपर 30 जो है वो प्रैक्टिस सीरीज़ हमने वो शुरू की है, और आज 14th क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि केन बेतवा जो है, दो रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। केन बेतवा तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? केन और बेतवा। यमुना। हाँ जी। यमुना। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? अंदर पहुंच उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके बाद यमुना जो है वो ज्वाइन करती है गंगा को, कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, ठीक है। इलाहाबाद वो रीजन, इसको और क्या कहा जाता है? Yes. प्रयागराज। यहाँ प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे ना इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1764। हाँ 1764, ठीक है। कोई और? 1765। 1765। 1764 में तो मैम बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर किस किसके बीच में हो रखी है? बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे नवाब ऑफ अवध, शुजाउदौला। तीसरा पर्सनालिटी कौन था? मुगल एम्परर। हाँ जी, मुगल एम्परर क्या नाम था? मोहम्मद शाह। शाह आलम टू। सेकंड। तो ये तीन एक साइड थे, और दूसरी साइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया था मुनीष सर यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में? रॉबर्ट क्लाइव। नहीं, क्लाइव नहीं सर। नहीं। मेजर हेक्टर मुनरो। नोट डाउन कर लो इसको, मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो जो है वो यहाँ पे पर्सनालिटी थी जिन्होंने लीड किया था। क्लाइव तो उस टाइम पे इंग्लैंड में थे, फिर वापस क्लाइव को बुलाया गया था जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी उस टाइम पे। क्लाइव जो है वो प्लासी के बाद ऑलमोस्ट चले गए थे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। प्लासी की बैटल जो है वो 1757 में हुई थी। जो ये हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ना, इसको साइड बाय साइड साथ में नोट डाउन कर लिया करो। तो इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि जैसे आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो जब आप करंट अफेयर को रिवाइज करोगे तो लास्ट में अगर आप एक हफ्ता करंट को रखते हो तो उस एक हफ्ते में ना आपका स्टैटिक जी के साथ में सारा रिवाइज होगा। उससे आपको हेल्प मिल सकती है। देन केन बेतवा की हम बात करें तो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, और वहाँ से जो है वो उस रीजन से जो है वो इन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसको इनॉग्रेट किया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो केन रिवर है, केन रिवर में जो सरप्लस पानी है उसको बेतवा रिवर तक पहुँचाना थ्रू अ कनाल, ताकि जो बीच में जो बुंदेलखंड रीजन है जहाँ पर पानी के क्राइसिस देखे जा रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। पानी के जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए तीन तरीकों को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहला तो इरिगेशन, कि इरिगेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड, उसके बाद हाइड्रो पावर। बीच में अगर छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएंगे तो हाइड्रो पावर के लिए अच्छा जो है वो ऑप्शन रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, रीजनल ग्रोथ भी साथ में होगी। और जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है
तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों के पास जो है वो रोजगार जो है वो लोगों को मिलेगा। थर्ड जो यहाँ पर टारगेट है दैट इज़ वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और केन रिवर की अगर हम बात करें तो केन रिवर और बेतवा दोनों की दोनों मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, लेकिन दोनों की जो ओरिजिन प्लेस है वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं। कैमूर हिल से केन निकलती है, अब इसको के से याद रखना, केन कैमूर हिल से निकलती है, और बेतवा की अगर हम बात करें तो वो निकलती है विंध्याचल रेंज से। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, विंध्याचल ब्लॉक माउंटेन्स है या फोल्ड माउंटेन्स है? ब्लॉक। ब्लॉक माउंटेन्स। और विंध्याचल में हाईएस्ट पीक कौन सी है? विंध्याचल में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली में कौन सी है? सबसे पहले तो अरावली में बताओ। अरावली में है गुरु शिखर, ठीक है, और विंध्याचल में है सद्भावना शिखर। तो बेसिक बिल्कुल ध्यान में रखना। देन उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें केन रिवर की, तो यहाँ पे बवस आती है, ठीक है, और उसका देवार, कैथ, ठीक है, बैनक और कोपरा। कोपरा न्यूज़ में रहती है काफ़ी, और दीवार, ये दो न्यूज़ में रहती है, तो इनको याद कर सकते हैं। बेतवा की अगर हम बात करें तो विंध्याचल रीजन से ओरिजिनेट होती है, देन उसके बाद यमुना को ज्वाइन करती है। यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, लेकिन वो हमीरपुर यूपी में है, एचपी वाला नहीं। तो हमीरपुर यूपी वाला जहाँ पे ज्वाइन करती है। और केन ज्वाइन करती है अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका एक तरह से चिला विलेज है फतेहपुर वाले रीजन में, यहाँ पर फतेहपुर है, उधर ज्वाइन करती है। यमुना फिर आगे चलकर जो है वो इलाहाबाद में जो है वो गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। और ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 45,000 करोड़ का जो है वो ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बेसिक याद कर सकते हैं रिवर्स को लेकर भी। अब मुझे बताओ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी पे हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का? ज्योति मैम आपसे शुरू करते हैं, एक पॉइंट बताओ अपना फेवरेट, मतलब मस्त वाला पॉइंट चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट वाला पॉइंट चाहिए कि एक इम्पैक्ट क्या रहता है इसका। देखो जब भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो आप उनको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉइंट बताओ और नेगेटिव पॉइंट बताओ। आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ही लिखना है अपने आंसर को। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। सर एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जैसे एक अगर जगह पे ड्रॉट चल रहा है, एक पे फ्लड है, तो हम पानी डाइवर्ट करके फ्लड से ड्रॉट वाले रीजन में पानी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। और और नेगेटिव हाँ, इम्पैक्ट इसके एनवायरनमेंट पे पड़ेंगे, और जो हमारा टेरेस्ट मतलब ये यहाँ अंडर वाटर जो भी लाइफ है वो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैम एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? गिव एन एग्जांपल। जैसे हम सर नहर बनाएंगे ना, तो हम बहुत सारे पेड़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम। टर्म क्या बोलेंगे हम इसके लिए? अभी टर्म्स पे खेलना खेलना सीखो मैम। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म वगैरह छोड़ो, टर्म बोलो इसके लिए। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ओके। अंकिता मैम एक पॉइंट आप भी बताओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर नेगेटिव पॉइंट है कि अगर वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रह रही है, कोई सोसाइटी वहाँ पे रह रही है, तो वो माइग्रेट होगी वहाँ से। टर्म बोलो, टर्म क्या फॉलो करेंगे इसके लिए? माइग्रेशन। नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। कोई और पॉजिटिव पॉइंट? पॉजिटिव सर वाटर नीड जो है वो फुलफिल होगी। ठीक है, वाटर क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है। मुनीष सर आपके पास कोई पॉइंट हो? सर पॉजिटिव ये है कि सैनिटेशन वहां पर सही हो जाएगा, मतलब उस एरिया का, क्योंकि वहां पानी है नहीं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि सर जो सॉइल है ना, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उस ड्रॉट वाले रीजन में उतनी होती नहीं है सर। तो जब पानी आएगा एक्सेस में तो माइट भी ये फ्लड्स और वो कंडीशंस क्रिएट गुड करेगा सर। गुड। अभी ऐसे पॉइंट ही आपको अलग अलग जो है वो, जैसे आपने यूनिक पॉइंट बताया तो इसी से ही जो है वो फिर अलग अलग लगता है, मतलब आंसर थोड़ा अलग लगेगा। तो दिस इज़ गुड, ओके। अच्छा, किसी और के पास कोई पॉइंट है? और सर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में भी हेल्प होगी सर। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प होगी, दिस इज़ योर पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव
नेगेटिव सर वही है कि डेवस्टेटिंग हो सकता है अगर डैम फेलियर के, अगर कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई, ये ओके, अर्थक्वेक प्रोन वजह से ठीक है, मेजर ये भी मेजरली एक इंडिया। कंसर्न है, ठीक है, हाँ, मतलब कि उस रीजन में हो सकता है, बट बुंदेलखंड रीजन ये जो है वो प्लेट्यू वाला रीजन है एक तरह से। ये तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नेगेटिव में एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कल्चर भी इफेक्ट हो रहा है। अभी उस रीजन में जिस तरह का कल्चर है, वो हो सकता है कि वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि लोग अगर डिस्प्लेस होंगे तो कल्चर तो डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट होता है। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप इतने मैसिव लेवल पर लिंक कर रहे हो रिवर्स को, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को डेफिनेटली आप हार्म करते हो। बट लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो हमारे वे फॉरवर्ड भी कुछ होने चाहिए। क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं अजय सर हमारे? मतलब क्या सुजेशंस आपको लगता है कि क्या सुजेशंस हो सकते हैं इमीडिएटली, मतलब आप अगर आपके माइंड में आते हैं? तो यही है कि इसका सही ढंग से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए, ताकि जो भी इससे अगर कोई लॉसेज या कुछ भी होगे तो वो कम से कम हो सके। ठीक है, दैट मीन्स पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेनेबल वे में चलना चाहिए। यस सर। और कोई पॉइंट? और तो सर कोई ध्यान नहीं आ रहा अभी। किसी और के पास पॉइंट हो? देखो, बेसिक बेसिक पॉइंट ना आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक दो पॉइंट तो आ जाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक ही लिखे जाते हैं। किसी और के माइंड में कोई पॉइंट हो? सर हमें इसमें ये भी है कि हमें इसमें सबसे पहले वो देखना चाहिए कि जो जहाँ जहाँ ये चीजें हुई है, रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, वहां पर क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हाँ हाँ दिस इज सर, ऑल्सो उसके गुड कि बेस पर हम अपना प्रीवियस डिसीजन एक्सपीरियंस, हाँ, लेते प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जब हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे जाएंगे। दिस इज अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट और आगे। तो दो पॉइंट तो हैं। और हमारे। सर डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना, वो ज्यादा दूर नहीं कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हिमाचल में डिस्प्लेसमेंट है, जैसे पोंग डैम वाली डिस्प्लेसमेंट, उनको सर लैंड मिली है गुजरात में। हाँ, तो ये एज एन एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं इसको फिर। यस सर, कि ऐसा इतना दूर नहीं मिलना चाहिए, मतलब अगर उनको आसपास दो ना सर। ठीक है, और कोई? तो और मोस्ट। सर जो हाँ, बोलो। और सर जो वहाँ के जो नेटिव्स होंगे, उनको जो रिसेटल करेंगे तो वो मतलब एडिक्वेट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसका कुछ डाटा ही नहीं हो प्रोवाइड ढंग से, दिस और इज द ढंग एग्जांपल से कि ना हो। सर ने कहा कि आप अगर मतलब सिंपली लिंक कर रहा है, सर ने एज एन एग्जांपल बताया और आप टर्म यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कि जो आप अगर लोग जो वहाँ के कहीं और आप उनको रीसेटल कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास जो प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, डाटा की ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। तो ये भी सही है। एक पॉइंट इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, क्योंकि देखो डेवलपमेंट जो है वो नो डाउट डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, लेकिन विध्वंस से नवनिर्माण का जो है वो कारण भी बनता है। तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, इस कोट को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो श्री कृष्ण ने कहा है। तो आप इसको एज एन सर कोट। इसमें इन सीटू भी खराब नहीं होनी चाहिए सर, इन सीटू जो वहाँ के हाँ, ये है ना सर, नेटिव स्पीसीज, वो खराब नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एज एन ये तो वे फॉरवर्ड है ना हमारा, लेकिन हम अपनी तरफ से भी सजेशन दे रहे हैं। हम बोल नहीं सकते कि ये होना नहीं चाहिए, हमें बताना है कि ऐसा करना है तो ऐसा नहीं होगा। वे फॉरवर्ड में हमारा ये काम रहता है, हम ये बोलेंगे नहीं कि ऐसा करो, हम बोलेंगे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं पॉइंट, लाइक जैसा विध्वंसी जो है वो नवनिर्माण का कारण बनता है, आप ये श्लोक ऐड कर, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ऐड, ठीक है। देन उसके बाद आप लिख सकते हैं एक कि अभी हमें पता है कि डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इसमें लिंक कर जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक तो जो डिस्ट्रक्शन है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसको कम से कम डिस्ट्रक्ट करना है। पहला पॉइंट तो ये टारगेट रखना है। सेकंड, उसके बाद हमें टारगेट करना है यहाँ पर कि हमें ना कम्युनिटी को इंगेज करना है अपने साथ। हमें सरकारी काम में लोगों को लेकर आना है साथ में। जब लोग उसको अपना काम समझेंगे ना, तो फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो जो लोग वहाँ से कहीं और जाने की सोच रहे होंगे वो वहीं रहकर काम करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि फिर उनको कहीं और किसी रीजन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद लाइक हमें पता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाएंगे, तो एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स लगा सकते हैं। उस कैंपेन्स में हमें एनजीओ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना है। तो ये टारगेट रहेगा। प्लस साथ में सर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमें लेकर चलने हैं, ताकि हमें एक क्लैरिटी बने। फिर ताकि लाइक जैसे आपके फ्यूचर कोई एक्टिविटीज़ ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो वहाँ पर पीपल इफेक्ट हुए वो कहीं जाकर फिर वो फाइनली फिर एंटी गवर्नमेंट ना बन जाए। तो हमें इस बात का भी प्रॉपर पूरा ध्यान रखना है।
तो इस तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं मेंस के साथ। और अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए फिर आपको इसको अपने आंसर में भी लिखना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो यहाँ पर एक, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिवर लिंकिंग ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है रिवर लिंकिंग का। और आप इसको केन बेतवा के साथ भी लिंक कर सकते हैं और किसी और रिवर के साथ भी लिंक करके बता सकते हैं सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। और आपको ये जो है वो 120 वर्ड्स में लिखना है। अब जब आप इसको लिखोगे ना तो आपने कहीं पर कोई कंटेंट सर्च नहीं करना, बिना देखे इसको लिखना, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया। क्योंकि देखो क्या है, जब हम बोलते हैं ना तो पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तब थोड़ी मुश्किल होती है, तो तब हम उसको इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस से रहेगा। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये कोशिश है, सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट को समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने डिस्ट्रक्शन की बात की, एक कनाल बनाई, एक लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया और हमने कहा कि कम से कम जो है वो 10,000 पेड़ जो है वो कट जाएंगे। अभी क्या है, इससे क्या हुआ, इकोलॉजी को नुकसान हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। तो हमने कहा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एक टर्म इसके लिए हमने अप्लाई करी और हमने कहा कि इस पैसे की भरपाई होगी, कंपनसेशन हम देंगे। मतलब जब कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। अभी ये कंपनसेशन सरकार प्रोवाइड करती है जनरली, ठीक है। ऐसा रहता है कि सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और उसमें नुकसान हो रहा है तो सरकार क्या करती है कि मान लीजिए 1,000 पेड़ जो है वो सरकार ने काट दिए, देन उसके बाद सरकार का टारगेट रहता है कि वो 1,000 पेड़ लगा भी दे। तो सरकार लगाती भी है, तो जब लगा रही है तो वो कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स लेकर आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये क्लियर होता है कि एक बैलेंस बनाया जाता है, कंपनसेशन के थ्रू जितना भी नुकसान हुआ है उसको फिल किया जाएगा, ताकि जो है वो इकोलॉजी में जो है वो एक पूरा जो है वो बैलेंस बना रहे। तो इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, यानी कि कंपनसेशन पे करना। और अलायंस का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले तो समझना, इस अलायंस में यानी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर आना। तो ये वॉलेंट्रीली अलायंस है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक साथ एक ग्राउंड पर लेकर आया जा रहा है, एक फ्रेमवर्क के लिए, जिसमें जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाए, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करे किसमें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। तो उसके लिए अलायंस है। और ये अलायंस का जो बेस बना है वो कुमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो आपका 2022 में हुआ था उसके थ्रू। तो ये याद रखना है कि ग्लोबल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस है इसको COP15 ये आपका CBD है, आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपका जो है वो ये दिसंबर 2022 में हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। और ये 1992 में जो आपका रियो अर्थ समिट हुआ था उसके थ्रू जो है वो ये सभी जो है वो बन रखे हैं। तो ये भी बिल्कुल बेसिक जो है वो याद रखना। देन नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद रहेगा हमारा जो है वो बेलगाम सेशन 1924 में ये हुआ, और इसके रिगार्डिंग हमने बात भी की थी कल कि 100 साल इसको कंप्लीट हो गए। इसको जो है वो प्रेसाइड किया था गांधी जी ने, कर्नाटका में जो वो सेशन हुआ था, अकेला सेशन जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। यहाँ पर जो फोकस है वो सोशल रिफॉर्म्स की तरफ गांधी जी ने जब यहाँ पर पॉइंट्स रखे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सोशल रिफॉर्म्स हमें करने हैं, जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात की गई कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो वेव जो है वो INC में भी शुरू होगी। सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट किया गया, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर काम किया गया। और वुमेन अपलिफ्टमेंट का यहाँ पर जो काम मतलब यहाँ पर फोकस किया गया उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है कि 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला जो है वो अध्यक्ष बनी थी INC की, प्रेसिडेंट ऑफ द INC सेशन 1925 कानपुर में जो हुआ था, सरोजिनी नायडू जी। पहली महिला कौन थी फिर, एनी बेसेंट। कौन सा सेशन था, 1917। ठीक है। और पहली महिला जिसने जो है वो जो INC के सेशन को अटेंड किए थे वो कौन थी, हमने डिस्कस किया था इसको, नलिनी, शायद वो 2 लेडीज थी सर जो कॉलेज ग्रेजुएट थी। कदम्बिनी गांगुली, हाँ ठीक है। कौन से सेशन में, 1890 मद्रास सेशन। हाँ सर, यस। खादी प्रमोशन की यहाँ पे बात की जा रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात यहाँ पर की गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कल्चरल प्रमोशन, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रहता है। तो दैट मीन्स ओवरऑल पूरा का पूरा जो बेलगाम सेशन था वो गांधी जी के आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। इसके बाद 1925 का जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, कानपुर में, जो बेसिक याद रखना है। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है सरदार उधम सिंह जी के बारे में देखेंगे। तो 26 दिसंबर को जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और इनकी डेथ जो है वो अगर हम बात करें ड्यू टू द, इनको फांसी दे दी गई थी 31 जुलाई 1940 में।
तो ये डेट भी याद रखना, 31 जुलाई 1940 को उनको हैंग किया गया था। उसके बाद जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद जो है वो इनकी जो अगर हम बात करें अस्थियाँ वो भारत लेकर आए थे। और बर्थ इनका जो है वो 1899 में हुआ था और संगरूर पंजाब में इनके माता पिता की जो है वो डेथ हो गई थी जब ये छोटे थे। उसके बाद जो है वो एक ऑर्फनेज में जो है वो ये रहे और ऑर्फनेज में जो है वो इन्होंने फिर अपनी अर्ली स्टडी भी वहीं से फॉलो करी। देन उसके बाद 1924 में इन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? देखो ऐसे मिक्स क्वेश्चंस को पढ़ना हाई कोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद नहीं होगी ना तो बात नहीं बनेगी। कब बना है गदर पार्टी? गदर पार्टी बनी हरदेव सिंह, या सर हरदेव सिंह सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ था शायद। हाँ, लाला हरदयाल और दूसरे नाम क्या थे? एक पर्सनालिटी का नाम तो लाला हरदयाल है। और आपको ये बताना है, चलो आपसे हिमाचल सेंट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ, गदर पार्टी हिमाचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट से लिंक करती थी मेनली? सर मंडी। मंडी कॉन्स्पिरेंसी केस भी हो रखा है, राइट। देन उसके बाद 1927 में इनको जो है वो 5 साल के लिए सज़ा हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो मिचेल और डायर को जो है वो असैसिनेट किया था 13 मार्च 1940। तो ये 3-4 डेट्स आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और राजीव गांधी, तो ये 3 गांधी नेशनल पार्क है, तीनों के तीनों याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले तो देखो संजय गांधी की बात करते हैं। संजय गांधी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो है वो ये जो नेशनल पार्क है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है देखो क्योंकि यहाँ पर कन्हरी केव है। ये कन्हरी केव जो है वो आपकी इस नेशनल पार्क के सेंटर में है, और कन्हरी केव लिंक करते हैं बुद्धिज़्म के साथ। अब यहाँ पर इस केव के अराउंड में या इस लेक में अगर हम बात करें जो ये अपना नेशनल पार्क है, इसमें आपको 2 आर्टिफिशियल लेक्स मिलेगी, एक तुलसी लेक और दूसरी है विहार लेक। एक और लेक है महाराष्ट्र में, बहुत फेमस है और क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र की एक बहुत फेमस लेक है, चांद की तरह। लोकतक लेक सर। लोकतक इज इन मणिपुर। सर जो काटर गिरा सर, क्या बोलते हाँ उसको? हाँ, कौन सी है? सर अभी नाम नहीं इसका वैसे। लोनार। लोनार लेक, यस सर। ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो याद रखना है, ये 2 लेक्स के नाम और याद रखना, तुलसी और साथ में हो गया आपका विहार, जो कि आपका संजय गांधी नेशनल पार्क में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। देखो तीनों को साथ में लिंक करके बता रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन ना यहाँ से बन रखा है, PYQs कहीं पे भी किसी भी बुक में उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे। संजय गांधी महाराष्ट्र में हो गया, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में हो गया, और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। जो इंदिरा गांधी है इसको अन्नामलई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और जो आपका राजीव गांधी है श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तीनों याद रखना। अभी कहाँ पर है संजय गांधी? साथ में बोल दिया करो, संजय गांधी इज इन महाराष्ट्र। और राजीव गांधी आंध्र प्रदेश। और इंदिरा गांधी तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो अभी भूलने नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद नोरो वायरस की हम बात करेंगे। रिसेंटली आउटब्रेक जो है वो इसकी देखी जा रही है US में। विंटर में जो है वो आपका यहाँ पे ये वायरस एक्टिव रहता है स्पेशली, और एक तरह से जो है वो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, और विंटर वॉमिटिंग बग भी इसको कहा जाता है। विंटर में जो है वो काफ़ी वॉमिटिंग होती है इस वायरस की वजह से, स्पेशली इन US में इस केसेस देखे जाते हैं। ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, कि अगर कोई जो है वो ऐसा भोजन खा लेता है, ठीक है, जो कि कंटेमिनेटेड है, इफेक्टेड है इस वायरस की वजह से, तो देन वो भी परेशान हो सकता है। फूड पॉइजनिंग एक कॉमन एग्जांपल इसका रह सकता है। अगर हम बात करें नॉर्मली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ जाता है तो वो इफेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन यहाँ पर रहती है, फीवर और बॉडी एशिज, प्लस साथ में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो अभी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। मेंटेन, अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करो, प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन, वही है, अच्छा खाओ सिर्फ,
वैक्सीन नहीं बनी है, तो अभी जितने भी नए नए वायरसेस आ रहे हैं उनकी वैक्सीन्स नहीं है। कोविड-19 की तो बहुत जल्दी बन गई, 2 डोजेज़ भी लगी सबको, उसके बाद मैक्सिमम सब बीमार भी रहते हैं। और लेकिन अभी इन वायरसेस की कोई वैक्सीन नहीं है, तो ध्यान में रखना ये, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मुझे बताओ कि जो वैक्सीन वर्ड है ना, ये कहाँ किससे लिंक करता है? CDS का क्वेश्चन है ये। वैक्सीन वर्ड जो है वो किस वर्ड से लिंक करता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है वैक्सीन। ये क्वेश्चन बन रखा है पेपर में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। CDS या CAPF में एक क्वेश्चन आया था। जो वैक्सीन है ना, ये लेटिन वर्ड है, याद रखना, ये लेटिन वर्ड है और ये लिंक करता है काउ के साथ, और ये एग्जैक्ट काउ पूछ रखा था वहाँ पे, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना साइड के साइड में। पता है क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको रैंडम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको पढ़ने का ना फिर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अलग से पढ़ने के लिए जाओगे तो कभी याद नहीं होंगे, ठीक है, और टाइम भी नहीं होता इतना, क्योंकि पढ़ना इतना होता है। तो करंट के साथ साथ में ही ये सब चीज़ें कवर की जा सकती है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो 1 घंटे की क्लास में अगर हम इस तरह के सारे कंसेप्ट को कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके फैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है श्री शैलम टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिव जी भगवान जी को ये डेडिकेटेड है। और टेम्पल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो दैट इज़ द्रविड़ा स्टाइल। कितने स्टाइल के टेम्पल स्ट्रक्चर है इंडिया में? एक तो द्रविड़ा हो गया, दूसरा शिखर स्टाइल, जिसको आपका नगर स्टाइल भी कहते हैं, और एक तीसरा आता है दैट इज़ हाइब्रिड स्टाइल। और शिखर स्टाइल के सब स्टाइल भी आते हैं, या फिर नगर स्टाइल के सब स्टाइल भी आते हैं, दैट इज उड़ीसा, जिसको कलिंगा स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि ये जो टेम्पल है ना, इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि यहाँ पर आपका जो ज्योतिर्लिंगम, जो आपका मेन सेंटर है, और महाशक्तित, ये दोनों एक ही कैंपस में है, ठीक है। और इसमें जो अगर हम मेन रिलीजियस लीडर की बात करें जो इस टेम्पल से लिंक करते हैं, दैट इज़ आदि शंकरा। आदि शंकरा जो वो इस टेम्पल से लिंक करते हैं, ये भी हमको याद रखना है। और सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जो है वो आपका 1861 में बना है, और अलेक्जेंडर कुनिंगम ने जो है वो बनाया है इसको। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड हड़प्पा, सहानी। और 1921। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किए? रखालदास बनर्जी। हाँ, RD बनर्जी ने, ठीक है। अभी इसके बाद इसको फर्स्ट मतलब फुल सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब कहा गया था? कौन से ईयर में कहा गया था ऑफिशियली? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में, ठीक है। और याद रखना जो पर्सनालिटी का नाम है जिसने डिक्लेयर किया था वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा था 1924 में कि जो आपका IBC है वो अभी क्या है, ऑफिशियली सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में ही इंक्लूड कर दिया था, भारत की तो है ही है। देन उसके बाद नेक्स्ट है रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन याद रखना भैया, ये है बांग्लादेश में, इसको RB से याद कर दो, ठीक है, RB से आप इसको याद कर सकते हैं, ये है बांग्लादेश में। अभी न्यूज़ में चल रहा है, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्ट जो है वो रशिया ने कर रखा है, मतलब रशिया ने बहुत पैसा प्रोवाइड किया है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनने के लिए। अभी काफ़ी इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। ये आपका 27 दिसंबर को होता है, और पहली बार जो है वो 2020 में जो है वो इसको जो है वो एनुअली ऑब्जर्व किया गया था। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है 27 दिसंबर को एज एन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो ये डे जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली पुलिस या फिर अगर हम बात करें हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर आजकल न्यूज़ में चल रही है काफ़ी, और तीस्ता जो है वो जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पद्मा को ज्वाइन करती है, फिर पद्मा फाइनली जमुना के साथ मिलती है। जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, यानी कि बांग्लादेश में जो है वो ब्रह्मपुत्र को जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये रिवर फ्लो करती है इंडिया के साथ, इंडिया और बांग्लादेश में, 2 कंट्रीज़ में जो है वो फ्लो करती है। और ओरिजिन अगर हम बात करें तो खंगचू
यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है, खंगचुंग रीजन, ये जो है वो ग्लेशियर लेक है इस रीजन में, और इसकी वजह से जो है वो ये रिवर जो है वो चलती है, मतलब यहाँ से जो है वो मेन सोर्स आता है पानी का। टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो 309 किलोमीटर है इसकी, और जो फाइनली मतलब ये खाली होती है रिवर, यानी कि ज्वाइन करती है किसको, पद्मा रिवर को, और पद्मा जो है वो गंगा का नाम है। तो याद रखना, जमुना जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र को कहते हैं और पद्मा जो है वो गंगा को, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हमें याद रखनी है, रंजीत, जेमू और रानी खोला, रंजीत और जेमू, ये तीन है। रंजीत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये रेपिड बनाती है सिक्किम वाले रीजन में, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो रेपिड कौन सी नदी बनाती है, याद रखना रंजीत, मेनली रंजीत बनाती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज सूर्य किरण, इस बार अलाइड का क्वेश्चन था ये। 17th एडिशन जो है वो उत्तराखंड में हुआ था, और 18th एडिशन नेपाल में होगा। अभी नेपाल में 18th एडिशन होगा, और यहाँ पे 11 गोरखा राइफल जो है वो उन्होंने इसको अटेंड करना है, और ये जो है वो एक तरह से आर्मी एक्सरसाइज होगी, मतलब ये आर्मी एक्सरसाइज है सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और नेपाल ने जो है वो अभी जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है चाइना के, ठीक है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कौन से ईयर में लॉन्च किया था चाइना ने, 2013। और अभी हमें नेपाल ने तो ज्वाइन कर लिया, इससे पहले कौन सी 2 कंट्रीज ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन करके रखा है, जल्दी बताओ, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान। तो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने जो है वो इसको ज्वाइन करके रखा है, और अभी नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया। भारत के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बनाई जा रहा था, बट भारत ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपका सी और लैंड दोनों के थ्रू कनेक्टिविटी जो है वो प्रमोट करने का टारगेट है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों को कनेक्ट करने का चाइना का जो है वो मेन टारगेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वो है हमारा कामराज पोर्ट। ये पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, और इसको एनोर पोर्ट भी कहा जाता है, फॉर्मली जो है वो इसको एनोर पोर्ट कहा जाता है, काफ़ी फेमस पोर्ट है ये। और भारत में जो है वो टोटल 12 जो है वो मेजर पोर्ट्स है। तो कल आपको ये 12 के 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। तो कल हमारा टॉपिक ये रहने वाला है सबसे पहले कि 12 के जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, 12 मेजर पोर्ट्स। और ये फर्स्ट पोर्ट है जो कि एक तरह से पब्लिक कंपनी है, पूरी की पूरी पोर्ट जो है वो पब्लिक कंपनी है, और इसको ऑन करता है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो इसको ऑन करता है, और ये जो आपका चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है ये ऑपरेट करता है चेन्नई पोर्ट को भी, कि जो चेन्नई में जो पोर्ट है उसको भी जो है वो ऑपरेट करता है, प्लस साथ में एनोर वाला जो पोर्ट है इसका तो ऑनर ही है। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है दैट इज सांभर डीर, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इलीगल हंटिंग की वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में आया है। और हिरन को लेकर तो चर्चा वैसे भी रहती है, और हिरन को लेकर एक ट्राइब हमेशा न्यूज़ में रहती है, उस ट्राइब का नाम क्या है, बहुत चर्चा में रहती है वो, बिश्नोई सर। बिश्नोई। कौन सी रीजन से है बिश्नोई, सर राजस्थान और थोड़ा सा मतलब राजस्थान और पंजाब का हल्का सा टच है सर। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर रीजन में आती है बिश्नोई ट्राइब। और ये ट्राइब जो है वो प्रकृति को बहुत मानते हैं, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना जो है वो पाप है, ठीक है। तो डीर की वजह से ही सारी कंट्रोवर्सी चल रखी है, और ये आप लोगों को पता है सभी को। और अगर हम बात करें सांबर डीर, तो ये जो है वो नेटिव है हमारे कॉन्टिनेंट का, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है वो ये नेटिव है, प्लस इंडिया में भी मिलता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी। जहाँ पर ये होता है ना जनरली क्या है कि ये एक वाटर डिपेंडेंट डीर है, मतलब पानी के बिना दिया जा सकता, तो पानी से दूर भी नहीं रहेगा ये ज़्यादा। तो दैट मीन्स ये उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे पानी आपको 12 महीने मिलेगा। उसके बाद IUCN स्टेटस से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वल्नरेबल है। जल्दी से बता दो ये IUCN जो है वो कौन से ईयर में बना है, सभी का आंसर आना चाहिए। 1948। 1948। चलो फिर एक क्वेश्चन और, IPCC कौन से ईयर में बना है, IPCC established in which year? जल्दी, समय कम है। 1988। तो याद रखना 1948 IUCN, 1988 IPCC। 48 में हो गया आपका IUCN और IPCC हो गया 1988 में। एक और पूछता हूँ, अभी आजकल न्यूज़ में भी चल रहा था, UNEP कब बना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम? UNEP बना है 5 जून 1972। 5 जून
1972। इनको साथ साथ में नोट डाउन करते रहना और ऐसे ही लिखते भी रहो नोटबुक में, ठीक है, या फिर बाद में वीडियो देख के भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो कि साथ में लिखो तो टाइम बचेगा। और 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इन्वायरमेंट डे। environment- तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उस दिन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बन रखा है, ठीक है, ये याद रखना। देन उसका नेक्स्ट हम बैंक रेट के बारे में बात करेंगे। बैंक रेट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा रेट जिसके ऊपर जो है वो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को। इसमें उनको कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब विदाउट कोलेटरल जो है वो बैंक, जो आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं बैंक रेट। कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पर ऑन रीपर्चेज, ठीक है, स्पेशली ध्यान में रखना। और ये को मतलब बिल्कुल कोलेटरल फ्री रहता है, ठीक है, और जनरली टारगेट किया जाता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आजकल न्यूज़ में चल रही है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गोदावरी जो रीजन है, गोदावरी का जो एस्टुरे वाला रीजन है, वहाँ पर जो है वो ये आपको जो है वो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। अब जनरली क्या होता है कि जब गोदावरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है तो वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो वहाँ उस डेल्टा रीजन में एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है जिसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओलिव जो रेडली टर्टल है इनके लिए जो है वो नेस्टिंग साइट है, एक तरह से ब्रीडिंग साइट है इनकी ये, और ये आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो बन रखी है कोरिंगा रिवर है, मैं आपको ध्यान में बिल्कुल ध्यान से समझना है इस बात को। जैसे गोदावरी एंट्री करती है इस तरह से, तो एक छोटी सी नदी भी आती है कोरेंगा जो उसको ज्वाइन करती है। फिर जब उसको ज्वाइन करेगी तो यहाँ कन्फ्लुएंस वाले रीजन पे जो है वो आपका कोरेंगा जो बनती है। यहाँ पर आपको होप आइलैंड मिलेगा। तो ये होप आइलैंड को लेकर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कौन सी जो है वो स्टेट में है। तो होप आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ बे ऑफ बंगाल। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो देखो यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। मैंग्रोव्स मानी मतलब खारे पानी में रहने वाले पेड़, ठीक है, जो कि सॉल्टी जो कंडीशंस हैं उनको जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे जो वो रहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई का मतलब यहाँ पर हो गया कि जब भी सर्दी पड़ रही है या ऑफ सीजन आ रहा है तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, मतलब सूखा इनके पास पड़ेगा, मतलब इस रीजन में सूखा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डेसिडियस का मतलब क्या हो गया कि पत्ते गिरा देंगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ जाओ अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि मतलब जो है वो एक तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस में पानी कम लॉस हो। उसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब ये रीजन जो है वो ट्रॉपिक्स के पास में आता है। ट्रॉपिक्स के पास मतलब कि इसमें आपको उस तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में जनरली आपको एवरग्रीन भी मिलते हैं और ड्राई डेसिडियस भी मिलते हैं। तो ड्राई डेसिडियस की कंडीशन जब अप्लाई करनी है ना हमें, याद रखना, तो मैंग्रोव्स मिलेंगे सबसे पहले। तो मैंग्रोव्स तो हरे पेड़ हैं, ठीक है, वो तो हमेशा ही हरे रहेंगे। लेकिन जब ड्राई डिजीजेस कहते हैं तो हम ना यहाँ क्या करेंगे, कोरेंगा में अंदर धरती की तरफ जाएंगे। तो धरती की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको ड्राई रीजन थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ क्लाइमेट थोड़ा सा मिलता है। तो इस तरह से हमारे आज के पूरे करंट अफेयर जो है वो कवर होते हैं।